नमस्कार फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जी क्लासेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट बायोलॉजी से संबंधित सभी प्रश्न जो महेश कुमार बरवाल बुक से संबंधित हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट एक ही वीडियो में। आपको या तो ज़रूरत पड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो 2 पार्ट बना देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पोषण का उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखेंगे पोषण का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर है शरीर की वृद्धि एवं विकास, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति, रोगों से सुरक्षा, उपर्युक्त सभी। तो पोषण का जो उद्देश्य होता है उपर्युक्त दिए गए सभी कथनों का उल्लेख करता है। तो आइए, जीव अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तथा रोगों से सुरक्षा के लिए पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण का एक प्रकार नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण इसमें उसका प्रकार नहीं है। तो आइए देखते हैं, भोजन की प्रकृति एवं उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण के 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है पूर्णभोजी पोषण। पूर्णभोजी पोषण में क्या होता है, तो यह पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त भोजन को ठोस अथवा तरल रूप में ग्रहण करने की विधि है पूर्णभोजी पोषण। इसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तथा अपमार्जक जंतु आते हैं। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण क्या होता है, तो इसके अंतर्गत एक जंतु किसी अन्य जंतु के साथ अस्थायी अथवा अस्थायी संपर्क बनाकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे बाह्य परजीवी जोंक, जू, मच्छर तथा आंतरिक परजीवी गोल कृमि, फीता कृमि। अब तीसरा देखते हैं, मृतोपजीवी पोषण। ये क्या होता है, इस पोषण विधि में जंतु मृत जंतुओं एवं पादपों के शरीर से कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। तो यह 3 प्रकार के पोषण को बांटा गया है। पोषण की किस विधि को प्राणिसम पोषण भी कहा जाता है। तो प्राणिसम पोषण किसे कहा जाता है, परजीवी पोषण, पूर्ण भोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्रकाश संश्लेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भोजी पोषण। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पूर्ण भोजी पोषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पूर्ण भोजी पोषण को ही प्राणी सम पोषण भी कहा जाता है। इस पोषण विधि में जंतुओं द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ का ग्रहण करके उनका पाचन एवं अवशोषण किया जाता है। प्राणिसम पोषण के 5 चरण हैं। अंतर्ग्रहण, जिसे इंजेक्शन कहा जाता है, पाचन जिसे डाइजेशन कहा जाता है, तीसरा है अवशोषण जिसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, चौथा है स्वांगीकरण जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है, और पांचवा है बहिष्करण जिसे इजेक्शन कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार के प्राणिसम पोषण के 5 चरण हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। तो इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो क्रम से याद रखेंगे, पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, उसके बाद अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और बहिष्करण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं, तो कौन से हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है, विटामिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट हैं। जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन अनेक पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। भोजन में सम्मिलित पोषक तत्वों को शरीर में उनके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हैं। शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ प्रोटीन होते हैं, शरीर का निर्माण करने वाले। अक्सर जो जिम में या ज़्यादा शारीरिक मेहनत, फिजिकल मेहनत करते हैं, उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो टूटी हुई कोशिकाओं की मरम्मत करता है। अब उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले पदार्थ कौन से हैं, तो जल, विटामिन और खनिज, ये उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं। प्रतिरक्षी क्षमता निर्मित करने वाले पदार्थ कौन से हैं, तो खनिज और विटामिन। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन हाइड्रोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, जैसे मंड, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजेन आदि। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। तो अभी हमने बताया प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, विटामिन। तो जो कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है वो है प्रोटीन। कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य प्रोटीन द्वारा किया जाता है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ है, जो 20 एमिनो अम्ल के अनेक संयोजन से बने होते हैं।
प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य भी करते हैं तथा हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन के विभिन्न प्रकार होते हैं: एंजाइम, हार्मोन, रक्षात्मक प्रोटीन, एंटीबॉडी, संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन आदि। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज। तो सही आंसर होगा प्रोटीन। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग प्रोटीन होता है। तो अधिकांश प्राणियों के शरीर के जीवित पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की होती है। सभी जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। तो सही आंसर होगा वसा। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो वो सही आंसर होगा वसा। वसा के उपापचयी प्रक्रम यानी कि पाचन एवं अवशोषण से अन्य पोषण पदार्थों की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। पूर्ण ऑक्सीकरण की स्थिति में 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा 1 ग्राम प्रोटीन से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं लगभग एक समान होती हैं। तरुणों में उच्चतर और वृद्धों में न्यूनतर होती है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती है। तो पूछा जा रहा है तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो तरुण मतलब जो हृष्ट पुष्ट युवक हैं, नवयुवक, उन्हें तरुण कहा जाता है। तो वृद्धों में उच्चतर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है और जो तरुण होते हैं, नवयुवक होते हैं, उनमें न्यूनतर होती है आवश्यकता प्रोटीन की। तो इस तरह से देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। वृद्ध व्यक्तियों को तरुणों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि वृद्धावस्था में उनके शरीर में मांसपेशियां तथा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन। तो इसमें जो सही होगा वो चावल में सभी अनिवार्य एमिनो एसिड नहीं होते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो अम्लों में से 9 को अनिवार्य एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड माना जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें इन 9 अनिवार्य अमीनो अम्लों की उपस्थिति प्रचुर मात्रा में होती है वे संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। दूध, मछली, अंडा, मांस तथा सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। 9 अनिवार्य एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं? तो ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनीन, सिस्टीन, फेनिलेलिन, टाइरोसिन, वैलिन और हिस्टिडीन, ये 9 अमीनो एसिड जो कंपलसरी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऊष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, भारी धातु लवण। तो भारी धातु लवण जो है वो प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। तो प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों के संयोजन से होता है तथा अमीनो अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के संयोग से बनते हैं। कभी कभी इनमें गंधक भी पाया जाता है। गंधक सल्फर को ही कहा जाता है। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं रक्त में, त्वचा में, ऊन में, अंडों में। तो अल्फा केराटिन नामक जो प्रोटीन जो होती हैं वह त्वचा में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो अल्फा केराटिन नामक तंतुमय प्रोटीन समूह का एक प्रकार है। अल्फा केराटिन प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाह्य स्तर पर एपिडर्मिस, बालों, नाखूनों, जंतुओं के सींगों एवं खुरों आदि में पाया जाता है। बीटा केरेटिन नामक प्रोटीन पक्षियों एवं सरीसृपों में पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो बीटा केरेटिन होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये प्रोटीन पक्षियों एवं सरीसृपों में पाया जाता है बीटा केरेटिन। इससे पक्षियों के पंखों, नाखूनों, पंजों एवं चोंच तथा सरीसृपों के सल्कों तथा कवचों का निर्माण करता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो वसा, विटामिन, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, प्रोटीन जीव द्रव्य का मुख्य अवयव है। प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। शरीर की वृद्धि, विकास एवं जैविक क्रियाओं के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। तो गाय के दूध का जो रंग होता है पीला सफेद किस कारण से होता है? तो कैसीन, लैक्टोज, कैसीन के साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ ब्यूटरिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी, कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति। यहाँ पे गाय का जो दूध का रंग होता है उसे
पीला और सफ़ेद में दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं, गाय के दूध में कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, जबकि कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। गाय के दूध में वसा की मात्रा भैंस के दूध की अपेक्षा कम होता है। गाय के दूध में लगभग 3.5 से 4.00% वसा होती है, जबकि भैंस के दूध में लगभग 7.2% वसा होती है। इसीलिए गाय के दूध से घी कम निकलता है और भैंस के दूध से घी ज़्यादा निकलता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, लैक्टोज देखते हैं। तो लैक्टोज के कारण क्या होता है? तो लैक्टोज के कारण यहाँ पे दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध का सफ़ेद रंग, दूध का मीठापन, दूध का दही में परिवर्तन। तो इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सही आंसर देखेंगे, लैक्टोज जो है दूध का मीठापन होता है लैक्टोज के कारण, लैक्टोबैसिलस से दूध का दही में परिवर्तन, रेनिन से होता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो देखते हैं कूट में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 3, 4, 1, 2। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, लैक्टोज के कारण दूध का मीठापन, लैक्टोबैसिलस से दूध का दही में परिवर्तन, और यहाँ पे रेनिन के कारण देखते हैं दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, केसिन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई। तो राइट आंसर जो होगा पनीर, यहाँ पे पनीर सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन। नए शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पनीर में प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। दूध से पनीर का निर्माण लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा न्यूकोनॉस्टिक सिट्रोवोरम नामक जीवाणुओं के द्वारा दूध के किण्वन के माध्यम से प्राप्त होता है। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन देखेंगे, कार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं, जीवित जीव हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखेंगे सर्वप्रथम वर्ष 1992 में, देखेंगे सर्वप्रथम 1992 में वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के उपापचयी क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए ये भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग हैं, उनको सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, नियासिन पेलाग्रा चर्मग्राह जिसे कहते हैं, कोबालामिन संघातिक रक्ताल्पता, राइबोफ्लेविन बेरीबेरी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो राइबोफ्लिन जो होता है वह बेरीबेरी यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ राइबोफ्लिन बेरीबेरी के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यह सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो राइबोफ्लेविन है वह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है और मानव शरीर में इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है वो कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस लिख लेंगे आप लोग, किलोसिस नामक रोग होता है। जबकि बेरीबेरी नामक रोग विटामिन B1 या थायामीन की कमी से होता है। बेरीबेरी B1 की कमी से होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। देख सकते हैं खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, पपीता, अनानास, आम आदि में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। यह कोलेजन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के निर्माण, लौह के अवशोषण, घाव भरने तथा त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन सी। विटामिन सी मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है और यह जल में घुलनशील होता है, इसलिए बाह्य स्रोतों से ग्रहण किया गया विटामिन सी शरीर में अत्यंत कम अवधि तक ही रहता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार शरीर में इसका संचय नहीं होता। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के यौगिकों का एक समूह है जिसमें विटामिन K1 हरी पत्तियों वाली सब्जियों से प्राप्त होता है।
तथा विटामिन K2 मांस, अंडा, चीज से प्राप्त होता है। यह एक प्रमुख यौगिक है। विटामिन K चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है ताकि अधिक रक्त बहने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह विटामिन अस्थि उपापचय, बोन मेटाबॉलिज्म तथा रक्त में कैल्शियम की मात्रा के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बेरी रतौंधी, किलोसिस। तो अभी आपने देखा जो बेरी होता है वह विटामिन B1 के कारण होता है, और जो विटामिन डी की कमी से होता है वह रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, रिकेट्स। और यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑस्टियोमाइलिसिस है, यह विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलिसिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स से प्रभावित बच्चों के पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ऑस्टियोमैलिसिस से प्रभावित वयस्कों की रीढ़ की हड्डी झुक जाती है एवं हड्डियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। अलसी किस पोषक तत्व प्रचुर स्रोत है? अलसी किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन सी का, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, आवश्यक एमिनो एसिड, प्रतिऑक्सीडेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 वसीय अम्ल। अलसी जो है वो समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है तथा संबंधी रोगों की संभावनाओं को कम करता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट अपना बनाए रखें। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? आम, पपीता, गाजर, दूध। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दूध, यहाँ पे सही आंसर होगा। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत दूध नहीं है। तो देख सकते हैं आम, पपीता एवं गाजर ये विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर की उष्मा क्षय, आवश्यक शारीरिक द्रवों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। सही आंसर होगा शरीर की उष्मा का क्षय, इसका सही आंसर होगा। तो हमारे शरीर में त्वचा देखेंगे यहाँ पे, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। तो एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जो प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा की आवश्यकता होती है 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए पोषक पदार्थों की उपयुक्त दैनिक मात्रा निम्नवत है। प्रोटीन की 45 से 46 ग्राम जरूरत होती है और वसा 20 ग्राम और कैल्शियम की 400 मिलीग्राम और आयरन की 30 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। तो एलिमाइड मोनोप्रोटीन, एलिमाइड मल्टीप्रोटीन, एलिमाइड प्रिकर्सन प्रोटीन, एमिलाइड लैप्टिक प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर होगा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन इसका सही आंसर होगा, जो अल्जाइमर होता है उसको उत्पन्न करता है। जैसे बार बार अधकपारी होता है तो वो एल्जाइमर का ही लक्षण होता है। तो देख सकते हैं बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन मस्तिष्क के गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की मानसिक क्षमता कम हो जाती है तथा उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? आमाशय पर, यकृत पर, फेफड़े पर या गुर्दे पर? तो सही आंसर होगा गुर्दे पर। लंबे समय तक आप अगर व्रत रखते हैं तो उसका सर्वाधिक प्रभाव आपके गुर्दे पर पड़ता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे, किडनी पर पड़ता है। शरीर में उपापचय के समय ऐसे अनेक पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा एपो एंजाइम। एपो एंजाइम एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहते हैं। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है एवं एपो एंजाइम की सक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमो एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसको संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो सही आंसर जो हो जाएगा विटामिन के द्वारा, विटामिन के का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। तो यकृत विटामिन के का संश्लेषण सिंथेसिस करता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन
कोगुलेशन करने में सहायता करता है। विकल्प में दिए गए चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो देख सकते हैं विकल्प में जो चारों विटामिन दिए गए हैं वो वसा में घुलनशील हैं। तो वसा में घुलनशील जैसे बीसी जो होता है, बीसी, यह वसा में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन बी और सी यह जल में घुलनशील होते हैं। जैसे वहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि बीसी जो है ये जल में घुलनशील है। और विटामिन कीड़ा, जैसे एक प्रचलित नाम है कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो कीड़ा है ये कीड़ा वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में। तो यकृत विटामिन के का संश्लेषित करता है। विटामिन के आगे देखते हैं, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 की एक घटक है। तो आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। विटामिन 12 की एक घटक कौन सी है, तो कोबाल्ट विटामिन 12 की घटक है। विटामिन बी 12 का प्रमुख घटक कंपोनेंट कोबाल्ट है। विटामिन बी 12 का दूसरा नाम साइकोबालामिन है। इसका स्रोत मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध इत्यादि है। विटामिन बी 2 का अन्य नाम है, विटामिन बी 2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 12 का नाम, बी 2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन 2 का सूक्ष्म पोषक तत्व है, विटामिन बी 2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम आदि विटामिन बी 2 के अच्छे स्रोत हैं। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है। साथ ही त्वचा, होठ तथा जिह्वा में रूखापन आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो सही आंसर होगा विटामिन डी। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। तो देखते हैं यहाँ पे, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। मनुष्यों में विटामिन डी के मुख्यतः दो यौगिक पाए जाते हैं, विटामिन डी 2 अथवा कैल्सीफेरॉल तथा विटामिन D3 अथवा एर्गो कैल्सीफेरॉल। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पे आते हैं चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारकर्ता। तो क्लोरोफार्म का आविष्कार किसने किया था, जेम्स सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफार्म, फार्म सिम्पसन, क्लोरोफार्म किसने किया था, सिम्पसन ने, जेम्स सिम्पसन ने। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने, रेबीज का टीका किसने खोज किया था, लुई पास्चर ने। एस्प्रिन का ड्रेसर ने, एस्प्रिन का ड्रेसर, इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे एड्रेस, एड्रेस से ध्यान रखेंगे, एड्रेस में छिपा हुआ है एस्प्रिन और ड्रेसर, तो एड्रेस इसको ध्यान रखेंगे। एंटीजन लैंडस्टीनर, तो यहाँ पे एंटीजन लैंडस्टीनर से यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एंटीजन देखिए दोनों में एंटी एंटी दोनों में है, इसमें स्टी है इसमें एंटी है, तो एंटीजन लैंडस्टीनर दोनों ध्यान रखेंगे। इंसुलिन, इंसुलिन बेंटिक व बेस्ट, यहाँ पे देखेंगे इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो बेंटिक व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। तो इंसुलिन मान लेते हैं किसी का नाम है, जैसे क्रिसलिन होता है, क्रिसलिन खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, तो क्रिसलिन ने बेस्ट बैटिंग किया, यहाँ से देखेंगे क्रिसलिन ने बेस्ट बैटिंग किया, यहाँ से ध्यान रखेंगे इंसुलिन का बेंटिक व बेस्ट ने खोज किया था, तो क्रिसलिन ने बेस्ट बैटिंग किया। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, सभी को याद है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेलमन व वॉक्समैन दोनों ने किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेलमन व वॉक्समैन। क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन वर्क होल्डर ने क्लोरोमाइसिटिन की खोज किया था। पोलियो टीका की खोज जोनास बाल्क, ये पूछा जाता है, जोनास साल्क ने किया था। तो पोलियो का टीका किसने किया था, साल्क ने, तो साल्क यहाँ पे जोनास साल्क ने किया था। तो देखिए, जो गांव में अक्सर भोजपुरी में कहा जाता है, जो पोलियो टीका लगवा लेना, जो पोलियो टीका, तो जो ना पोलियो टीका लगवा लो, जो ना, तो पोलियो का टीका जोनास साल्क ने किया था। कालाहार की, यहाँ से देखेंगे, कालाजार की चिकित्सा किसने इसकी खोज किया था, कालाजार की चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे देखेंगे यूएस ब्रह्मचारी, जो यूएस से अमेरिका लेंगे, यूनाइटेड स्टेट वाला अमेरिका, और वहाँ के लोग काला होते हैं, अक्सर जो काले प्रजाति की वहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी, अब काले प्रजातियों को वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है, तो काला यूएस, कालाहारी भी वो अमेरिका महाद्वीप में है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, जो कालाजार होगा, कालाजार की चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी ने किया था। टेरामाइसिन, टेरामाइसिन की खोज फिनले ने किया था। डायबिटीज की चिकित्सा, इसकी खोज किसने किया था, तो बेंटिंग ने किया था। पीत बुखार की चिकित्सा रीड ने किया था, तो पीत बुखार की चिकित्सा किसने किया था, इसकी खोज रीड ने किया था। रीड ने बुखार को, अब जैसे डॉक्टर होते हैं, नस पकड़कर आपकी नस को रीड करते हैं कि बुखार है कि नहीं है, तो बुखार रीड करने का काम डॉक्टर करते हैं, तो पीत बुखार की चिकित्सा जो है वो रीड ने इसकी खोज किया था।
प्लेग व पेचिस की चिकित्सा कीटा जाति इन्होंने किया था, कीटा जाति ने प्लेग व पेचिस की चिकित्सा। तो प्लेग व पेचिस एक तरह से ध्यान रखेंगे, जो कीट के काट लेने से प्लेग हो गया, कीट के काटने से प्लेग हो गया, तो प्लेग व पेचिस की चिकित्सा किसने खोजा था? कीटा जाति ने। बीसीजी टीका, ये इंपॉर्टेंट है, बीसीजी का टीका किसने खोजा था? तो ये अल्बर्ट कालमेट ने किया था, बीसीजी टीका का खोज अल्बर्ट कालमेट ने। तो इस पर ध्यान रखेंगे, बीसीजी का कालमेट। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, कालमेट याद रखेंगे। बेरी की चिकित्सा किसने खोजा था? तो आइजक मैन, इसका है आइजक मैन, बेरी की चिकित्सा खोज आइजक मैन ने। तो यहाँ पे देखेंगे, जो मैन होते हैं, आइजक मैन होते हैं, मैन यहाँ पे पीछे वाला मैन लेंगे, और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, मैन जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हर जगह मैन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं मैन। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रास। तो मलेरिया ने, मतलब यहाँ पे कुछ लोग जैसे इतनी हरकत करते हैं, तो हम लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया रास लाया, मलेरिया रास। रक्त परिवर्तन की खोज कार्ल लैंड स्टीनर, रक्त परिवर्तन सभी को पता है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। विटामिन ए हॉपकिंस तथा मैकॉल में। विटामिन बी मैकुलम, विटामिन बी की खोज किसने किया था? अब देखेंगे विटामिन ए जो है, देखें दोस्त, विटामिन ए में की खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने। तो इसे याद रखेंगे कि यकीन्स यहाँ इसमें छिपा हुआ था, यकीन्स मतलब विटामिन ए में किन्स छिपा हुआ है, हॉपकिंस तथा मैकॉल। विटामिन बी में कुल, देखेंगे आप मैकुलम, तो यहाँ पे विटामिन बी को याद रखेंगे, बी में कुल, तो विटामिन बी में मैकुलम, इसे याद रखेंगे। आपको एक बार विटामिन बी में कुल, तो मैकुलम वहाँ से याद आ जाएगा आपको। आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ट्रिक तो ज़्यादा अच्छा नहीं बन पा रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन आपको याद करवाने से मतलब है, हमें नाम कमाने से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए विटामिन सी जो है अल्बर्ट सेंट जॉर्जी ने किया था इसकी खोज, विटामिन सी की। तो विटामिन सी यहाँ पे देखेंगे, सी फॉर विटामिन सी, और सी से सेंट भी यहाँ पे याद रखेंगे, विटामिन सी सेंट ने इसकी खोज की थी, अल्बर्ट सेंट जॉर्जी। ज़्यादा आप लोग पूरा नाम याद रखने की कोशिश, कीवर्ड खोजिए, कीवर्ड। विटामिन डी पर आते हैं, विटामिन डी हॉपकिंस ने किया था, और यहाँ पे देखेंगे विटामिन के की खोज हेनरिक कार्ल पीटर डैम ने किया था, विटामिन के की खोज हेनरिक ने किया था, हेनरिक कार्ल पीटर। और विटामिन की खोज एफ जी हॉकिंस ने किया था, विटामिन की खोज हॉकिंस ने किया था। और डीडीटी की खोज पाल मूलर ने किया था। आरएच कारक, जो आरएच फैक्ट है, इसका लैंड स्टीनर ने किया था, आरएच फैक्टर का। पोलियो ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्बर्ट सैबिन ने इसकी खोज किया था, पोलियो ड्रग की, एल्बर्ट सैबिन। ध्यान रखेंगे, जो पोलियो ड्रॉप है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, पोल से यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो पोलियो का एल्बर्ट सैबिन, पोल से यहाँ से ध्यान रखेंगे। विषाणु का इवानोवस्की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। तो वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, विषाणु से उठाएंगे वी, और इवानोवस्की से उठाएंगे अस्की, तो ये बनेगा विस्की। क्या बनेगा? विस्की। तो विस्की की, यानी कि विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था, विस्की याद रखेंगे आप, विस्की। यहाँ से याद हो जाएगा आपको। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था, और आरएनए की खोज आर्थर बर्ग व वाटसन ने किया था। आरएनए की खोज किसने किया था? आर्थर बर्ग व वाटसन। और डीएनए की खोज वाटसन व क्रिक ने किया था। आरएनए का ध्यान रखेंगे, डीएनए का तो सभी को याद है, वाटसन व क्रिक ने। आरएनए का पूछा जा सकता है, तो आरएनए आर्थर, आर से आरएनए, और आर से याद रखेंगे आर्थर व वाटसन। अब आते हैं कुछ विविध पे। तो यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण पादप रोग जो है, कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक। गन्ना का लाल विगलन जो है, वह रोगकारी कवक किसके कारण होता है? कोलेटोट्राइकम फालकेटम के कारण गन्ने का जो लाल विलगन होता है, वह इसी कवक के कारण होता है। गेहूं का चूर्ण आशिता, इरिसाइफी ग्रीमिनिस। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, यह होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिकोला। राई का इरगाट रोग क्लेवीसेप्स परपुरिया के द्वारा होता है, और ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरिया और ओराइजी के कारण।
तो दोस्तों इसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, बाकी आप PDF से रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आलू का बाट रोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आलू का बाट रोग किसके कारण होता है? सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। और बाकी आप पढ़ लेंगे। मूंगफली का टिक्का रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा। तो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। अब आते हैं जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी जीवाणु। तो आइए यहाँ पे देखें, तंबाकू का शिथिल रोग यह किसके कारण होता है? सीडोमोनास सोलेसिनियरम के कारण होता है। टमाटर का शिथिल रोग तो सीडोमोनास और सोलेनियरम ये दोनों एक ही होता है। तंबाकू का शिथिल रोग और टमाटर का शिथिल रोग ये दोनों एक ही रोगकाणु जीवाणु के कारण होता है। तो सीडोमोनास के कारण दोनों टमाटर और तंबाकू का शिथिल रोग होता है। तंबाकू का कैंकर रोग तो ये जेंथोमोनास सिट्री के कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आलू का शिथिल रोग सीडोमोनास तो यह भी सोलेनेसियरम के कारण होता है। सीडो जब जान लीजिए शिथिल रोग बात करें, अक्सर जो शिथिल रोग होता है वो सीडोमोनास के कारण ही होता है। धान का अंगमारी रोग तो यह जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है, धान का अंगमारी रोग। गेहूं का टुंडू रोग, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, टुंडू रोग पूछा जाता है। तो टुंडू रोग पहले यहाँ पे देखेंगे कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी के द्वारा होता है, गेहूं का टुंडू रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गाल एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूमिफास्फियंस के द्वारा होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जैंथोमोनास मालवेसियरम के कारण होता है। विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु तो बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस फर्स्ट के द्वारा। तंबाकू का मोजैक रोग टोबैको मोजैक वायरस के कारण। फूल गोभी का मोजैक रोग फूल गोभी मोजैक वायरस के कारण। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस। आलू का मोजैक रोग पोटैटो वायरस यक्स के कारण। आइए दोस्तों, आशा करते हैं आपको कुछ पल्ले पड़ रहा होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं अजैविक पादप रोग एवं उनका कारण। नींबू में डाइबैक कॉपर की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरान की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से। आम में लिटिल लीफ जस्ते की कमी से। और मटर में मार्स रोग मैगजीन की कमी से होता है। और धान में देखेंगे, धान में खैरा रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। तो देखेंगे यहाँ पे खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। फूल गोभी में व्हिपटेल मॉलिब्डेनम की कमी से। चुकंदर में हार्ट राट बोरान की कमी से। और आलू में हार्ट राट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आलू में हार्ट राट जो होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग यह भी बोरान की कमी से होता है। पौधों के वैज्ञानिक नाम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। और धान का ओराइजा सेटाइवा, धान का ओराइजा सेटाइवा। तो यहाँ से देखेंगे जो धान है, धान ओरा जाता है मतलब खत्म हो जाता है। गांव में बोलते हैं धान ओरा गया, मतलब ओराने का मतलब होता है भोजपुरी में खत्म होना, धान खत्म होना, धान ओरा गया। तो ओराइजा सेटाइवा। गेहूं गेहूं जब ऊपर से गिरता है, कंबाइन जब काटता है तो टिट्टी की आवाज़ करता है, ट्री ट्री की आवाज़ करता है। तो गेहूं ट्री ट्री यानी कि ट्रिटिकम स्टीवम। चना देखेंगे, चना साइसर एरिटिनम, चना जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम है साइसर एरिटिनम। बाजरा का जो नाम होता है पैनिसिटम ट्राइफाइट्स, इसका नाम होता है बाजरा का। बाजरा देखेंगे, जो बाजरा होता है ऊपर पैनी होता है, पैनी मतलब सकरा होता है, और नीचे थोड़ा सा अच्छा होता है मतलब चौड़ा टाइप का होता है। तो ये बाजरा पैनी होता है, पैनीसिटम। आलू आलू सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम। तो आलू आलू यहाँ पे शोले, आलू शोले मूवी बना रहा है। आलू कौन सी मूवी बना रहा है? तो शोले। अल्लू सल्लू ऐसे याद रखेंगे, अल्लू सल्लू से याद हो जाएगा, अल्लू सल्लू, अल्लू सल्लू आलू और सोलेनम, सल्लू से सोलेनम। अरहर में आते हैं तो अरहर में कंजैनस कजान जो होता है अरहर का नाम होता है। अरहर तो यहाँ पे रखेंगे, जो अरहर है वो कंजूस है, कंजूस कजान है, अरहर है कंजूस। मक्का ध्यान रखेंगे, मक्का जिया। तो यहाँ पे मक्का मदीना में अगर मान लीजिए लोग जाते हैं, मक्का जाते हैं तो मक्का में जीने के लिए उम्मीद से जाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीने से। तो यहाँ समझ लीजिए जी, यहाँ ऐसे भी रख सकते हैं कि जिया ने मेज़ पर मक्का रखा है, जिया किसी लड़की का नाम है, मेज़ पर उसने मक्का रख दिया है। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ज्वार का सौरघम वल्गेयर, ज्वार का नाम है सौरघम। तो जो ज्वार है सौरघम उसका नाम है। कपास का गोसिपियम गोसिपियम हर्बेसियम। तो दोनों में देखिए यम यम आया है, तो कपास तो इसको कपास में ही यम जोड़ दीजिए, कपासियम। तो कपासियम जब आ जाएगा लास्ट में यम यम देखेंगे तो वो गोसिपियम और हर्बेसियम अपने आप याद आ जाएगा। आते हैं मूंगफली का देखते हैं, तो एराकिस और हाइपोजिया।
मूंगफली का जो नाम है एराकिस हाइपोजिया, गन्ने का सैकेरम ऑफिसिनेरम, तंबाकू का निकोटियाना, ये तो इससे याद हो जाएगा। अमरूद का साइडियम और ग्वाजावा अमरूद का नाम है। तो अमरूद देखिए, आम के आने पर अमरूद साइड में हो जाता है, तो अमरूद साइड में हो गया। अंगूर अंगूर का वाइटिस विनिफेरा अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। तो विटिकल्चर इसी से बना है, इस समझ सकते हैं, वा से वाइटिस विटिकल्चर। इमली इमली का इंडिका। तो इंडिका में ही छिपा हुआ है इमली इंडिका। ई से यहाँ पे देखेंगे, ई से हो जाएगा इमली और डिका से हो जाएगा इंडिका, तो इसी से ही छिपा हुआ है, इसी से आप ध्यान लगा लेंगे। सेब का पाइरस मैलस, देखिए सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, तो यहाँ पे मैलस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैलिक एसिड इसमें पाया जाता है, तो मैलस से मैलिक एसिड भी ध्यान रखेंगे। जौ का नाम क्या है? जौ का नाम है हार्डियम वल्गेयर। जौ देखिए काफ़ी हार्ड होता है खाने में, तो जौ जौ जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, तो हार्डियम वेलगेयर। मटर मटर पाइसम सेटाइवम, मटर का नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। तो यहाँ पे देखेंगे जो मटर है, मटर परीक्षण में पास हो गया, तो पाइसम मटर पास हो गया। सरसों का ब्रेसिका कंपोज, इसका हो जाएगा कंपोस्ट्रिस, सरसों का ब्रेसिका, ये सभी को याद है। अब आते हैं, अरहर का हो गया था, सोयाबीन का। देखिए सोयाबीन का हो जाएगा ग्लाइसिन मैक्स, तो मैक्स सो गया, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, मैक्स सो गया, तो सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। कपास का क्या हो जाएगा? तो गोसिपियम हर्बेसियम, कपास का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको बता दें कपासी हम बता चुके हैं। आम का हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंगो से आम, मैंगीफेरा से इंडिका। कमल का हो जाएगा मेलम बियम और स्पीसियोसम, तो इसका कमल का हो जाएगा कमल मेल। कमल का मेल कोई नहीं खाता है, तो कमल का मेल कोई नहीं खाता, यहाँ पे देखेंगे। नींबू का सिट्रिक एसिड होता है इसमें सिट्रस इसका नाम भी है। और नारियल का कोकोज, कोकोनट मीन्स नारियल और कोकोज मीन्स इसका नाम भी होता है कोकोज न्यूसीफेरा। अनार का प्रोनिका ग्रेनेटम, तो पोमीग्रेनेट मीन्स अनार होता है और ग्रेनेट इसका नाम भी है, पोमीग्रेनेट। शहतूत का मोरस इंडिका, तो यहाँ पे देखेंगे शहतूत मोरस इंडिका। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? मिर्च का कैप्सिकम एनम। प्याज का देखेंगे एलियम सैपा। बंद गोभी ब्रेसिका और ओलेरेसिया बंद गोभी को बोला जाता है। शकरकंद का नाम आइपोमिया बटाटा। तो दोस्तों ट्रिक तो काफ़ी अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप कीवर्ड बिठा लिए होंगे। प्रेजेंट में तुरंत ही नहीं बन पाता है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कोशिकांग एवं उनके उपनाम। कोशिकांग केंद्रक, कोशिका की जो समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है वह केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे देखते हैं पादपों के लिए मुख्य पोषक तत्व एवं उनके कार्य, तो इसको आप देख लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, एक दो चार देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो पोषक तत्व होता है इसका मुख्य कार्य पौधों में पर्णहरित का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, पत्तियों में सरसता लाना और पौधों के विकास एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है नाइट्रोजन। और पोटेशियम का क्या कार्य होता है? पौधों को सूखने से बचाना, इसका काम होता है पोटेशियम का। और भूसे में चमक लाना, तने में मजबूती प्रदान करना, कीट एवं रोगों के लिए दुष्प्रभावों के प्रति सहनशक्ति विकास करना। आलू में स्टार्च, प्रोटीन एवं शर्करा को बढ़ाना मैग्नीशियम का काम होता है। फास्फोरस का, तो पौधों की जड़ों का विकास करना, पौधों को आधार प्रदान करना, दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण एवं उनकी संख्या बढ़ाना, पौधों में कलियां, फूलों, बीजों, फलों के विकास में सहायक होता है। और भूसों की तुलना में दाने के अनुपात को बढ़ाना इसका काम होता है। कैल्शियम भूमि सुधार में सहायक होता है। दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण, कोशिका संरचना एवं कोशिका विभाजन में सहायक होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का अनिवार्य अंग है, चारे की फसलों के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। गंधक जिसे सल्फर कहा जाता है, यह प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक होता है। लोहा क्लोरोफिल एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक, विभिन्न ऑक्सीजन अवकरण क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य, श्वसन में O2 का वाहक होता है। जिंक प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, हार्मोन के जैविक संश्लेषण में सहायक, क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। कॉपर कवक जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक, ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया को नियमितता प्रदान करना, अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाना। क्लोरोफिल के उत्पादन में सहायक होता है कॉपर। मॉलिब्डेनम
दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक विटामिन सी एवं शर्करा के संश्लेषण में सहायक होता है। और मैग्नीज देखेंगे तो यह क्लोरोफिल एवं कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक एंजाइम सक्रियता प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। बोरोन दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों के विकास में सहायक। पोटेशियम व कैल्शियम के अनुपात को नियंत्रित करना, कोशिका भित्ति का विकास, बीज वृद्धि। क्लोरीन ऊतक डिहाइड्रेशन एवं प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। कोबाल्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, वृद्धि एवं विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर सजावट, पुष्पों का संवर्धन। फ्लावर मीन्स होता है फूल, और फ्लोरी में ही फ्लावर छिपा हुआ है। जेनेटिक्स इसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन, तो जेनेटिक्स से ही याद रख सकते हैं। हेरिडिटी पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन हेरिडिटी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी। लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है, लाइकेंस से ही लाइकेंस इसमें दिया है। मॉर्फोलॉजी पादपों की आकारीय संरचना, मॉर्फोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पादपों की आकारीय संरचना। और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। एलियोबॉटनी इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जैसे मान लीजिए कौवे को माइक मिल गया तो उसमें काँव काँव कर रहा है, माइक में काँव काँव, तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे माइकोलॉजी में कौवा काँव काँव कर रहा है। और यहाँ पे फाइकोलॉजी में देखेंगे, यहाँ से फाइकोलॉजी में, तो फाइकोलॉजी का कोई ट्रिक देखा जाता है तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आप खुद बना लेंगे, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सवा किलो फल से याद रखेंगे, सवा किलो फल, सवा फल जो भी आप याद। साइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन और फार्मेकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं फिजियोलॉजी में विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन, वायरोलॉजी में देखिए वायरो से वायरस और लॉजी से विषाणुओं का अध्ययन। एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन। टिश्यू कल्चर में कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन किया जाता है। अब देखते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो एनाटॉमी शरीर एवं विभिन्न अंगों की रचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करना। और इकोलॉजी में सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन कहलाता है। चलिए इसको कुछ और पढ़ लेते हैं। हिमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरीय एवं सरीसृपों का अध्ययन। मेमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। और ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। अर्निथोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। और सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन। टेक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं प्रजनन तंत्र पर। जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें जो असत्य कथन होगा, विखंडन तथा बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं, यह कथन असत्य होगा। जबकि प्रजनन के माध्यम से जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। और प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक हो सकता है। सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन विखंडन तथा बीजाणु निर्माण कशेरुक जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं, यह कथन असत्य है। तो कथन सी असत्य है, शेष सभी कथन सत्य हैं। विखंडन जो फ्रेगमेंटेशन तथा बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन निम्न पादपों में अलैंगिक प्रजनन से संबंधित विधियां हैं। मानव सहित सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है। इसमें विपरीत लिंग वाले जीवों के युग्मकों के निषेचन से नए जीवों का जन्म होता है। अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन है। तो इसमें संतान अपने जनक के समान होती है। नए जीव का जन्म केवल कायिक किसानों कोशिकाओं के द्वारा की होता है। युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता है। यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है। इसमें पूछा असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य कथन है। यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है, तो यह कथन असत्य है।
तो देखते हैं पुष्पीय पादपों में जो पुमंग होता है, स्टामेन व जायांग पेस्टिल नामक प्रजनन अंग पाए जाते हैं। पुष्पीय पादपों में पुमंग और जायांग नामक प्रजनन अंग पाए जाते हैं, इसलिए इनमें नए पादपों का जन्म लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। और युमंग में पराग कणों पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है तथा जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें अंडाणु बनते हैं। परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। स्वपरागण की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है? तो एक लिंगी पुष्पों में, द्विलिंगी पुष्पों में, अनावृत बीजी पादपों में, एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों पुष्पों में। इसका राइट आंसर होगा दोनों पुष्पों में स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के अथवा उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में पाई जाती है। एक पुष्प के परागणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है, तो वह पर परागण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। पर परागण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, कीट, पक्षी, जल आदि। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां हैं। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो प्रमुख विधियां हैं वो इनमें उपर्युक्त सभी हैं। कायिक प्रवर्धन पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसके अंतर्गत किसी प्रजनन अंग की सहायता के बिना पादप के कायिक अंगों, जड़, तना, पत्ती आदि से नए पादप उत्पन्न किए जाते हैं। कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन की मुख्य विधियां हैं कटाव, कलम लगाना, प्रतिकरण, सूक्ष्म प्रवर्धन आदि। गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है तो वो कलम है, ऑप्शन नंबर बी। गुलाब, सेब, नाशपाती, आम आदि पादपों के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए कलम ग्राफ्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। केला, आर्किड व अन्य सजावटी पादपों के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन विधि तथा अंगूर, लीची, संतरा आदि के लिए प्रतिकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित जीव शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, जैसे मानव। इन जीवों में अंडे का निषेचन मादा की फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। इसके विपरीत अंडे देने वाले जीव अंडज अथवा अंडप्रसू कहलाते हैं। वह अवस्था जब स्त्री अथवा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यवनारंभ कहते हैं। आयु की वह अवस्था जब पुरुष एवं स्त्री लैंगिक रूप से प्रजनन योग्य हो जाते हैं उसे प्यूबर्टी एज कहते हैं या यवनारंभ कहलाती है। पुरुषों में 13 से 16 वर्ष की आयु में, जबकि स्त्रियों में 10 से 13 वर्ष की आयु में यवनारंभ होता है। मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? तो अंडाशय इसमें शामिल नहीं है, जबकि वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय ये सभी नर जनन तंत्र में शामिल हैं। मनुष्य के नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, टेस्टिस, अधिवृषण, एपिडिडिमाइसिस, शुक्राशय, सेमिनल वर्सिकल, शुक्रवाहिनियां, वास डिफरेंस और मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, शिश्न, पेनिस, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि सम्मिलित होते हैं। अंडाशय ओवरी मादा जनन तंत्र का भाग है जहां अंडाणु ओवम का निर्माण होता है तथा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में संपन्न होती है निषेचन की क्रिया। तो मानव शरीर में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी ओविडक्ट में संपन्न होती है। इस वाहिनी में शुक्राणु नर युग्मक तथा अंडाणु मादा युग्मक के निषेचन में युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक जबकि संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिन के लिए। यहाँ पे सही आंसर होगा 1 से 2 दिन के लिए, इसका राइट आंसर होगा। तो मानव शुक्राणुओं को मादा जनन पथ अंडवाहिनी में पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगते हैं, परंतु यह उसी समय अंडाणु का निषेचन नहीं करते हैं, बल्कि 48 से 72 घंटे तक इसकी निषेचन क्षमता सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार अंडाशय के बाद अंडाणु कोशिका लगभग 12 से 24 घंटे तक निषेचित योग्य बनी रहती हैं। मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 280 दिनों का होता है। मनुष्य में सामान्यतः 280 दिन लगभग 9 माह का गर्भकाल होता है। शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन के पश्चात निर्मित युग्मनज का तीव्र विकास होता है। इसमें पहले भ्रूण तथा बाद में एक पूर्ण विकसित शिशु का विकास होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया भ्रूण विकास एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाती है। रिलैक्सिन क्या है? तो रिलैक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है
तो रिलैक्सिन एक हार्मोन होता है जो प्रसव के दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन स्त्रियों की श्रोणि मेखला के मध्य स्थित प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक उपास्थि में शिथिलन उत्पन्न करके शिशु के जन्म में सहायता करता है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है? तो विकास के चतुर्थ सप्ताह में मानव का जो हृदय होता है स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है, चतुर्थ सप्ताह में। तो भ्रूणीय विकास के चतुर्थ सप्ताह में हृदय का जो स्पंदन होता है प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह तक की अवधि भ्रूण विकास काल एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड कहलाती है। इस अवधि में शरीर के अंगों का विकास होता है। कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो एमनियॉन, यहाँ पे सही आंसर होगा एमनियॉन। तो एमनियॉन जो होता है वह कला अथवा झिल्ली मेम्ब्रेन का आवरण बनाती है। इसके भीतर एमनियोटिक तरल भरा होता है जो भ्रूण को नमी प्रदान करता है तथा बाह्य दबाव एवं धक्कों से इसकी सुरक्षा करता है। कोरियन भ्रूण के आवरण का सबसे बाह्य स्तर है। कोरियन तथा एमनियॉन मिलकर भ्रूण के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करते हैं। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कहलाते हैं। ग्रंथि, संवेदी अंग, प्रजनन अंग, पाचन अंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रंथि। ग्रंथि जो है वो हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कहलाते हैं। शरीर के वे अंग जो हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करते हैं ग्रंथि कहलाते हैं। तो ध्यान देंगे, शरीर के वे अंग जो हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करते हैं ग्रंथि कहलाते हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक्सक्राइन एक्जोक्राइन ग्लैंड्स एंड अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड्स। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियां त्वचा पाचन ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती हैं, जबकि मिश्रित ग्रंथियां अग्नाशय एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्राव करती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। तो देख सकते हैं यहाँ पे पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जो मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होती है। यह ग्रंथि ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोपिन और सोमैटोट्रोपिन वृद्धि हार्मोन जिसे बोलते हैं, थायराइड प्रेरक हार्मोन आदि का स्राव करती है। यह स्वयं एक ग्रंथि होने के साथ साथ यह अन्य ग्रंथियों के स्राव को भी नियमित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन होता है। तो थायराइड देखेंगे, थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जो श्वास नली के समीप स्थित होती है। यह ग्रंथि आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूलकर मोटी हो जाती है, जिसे घींघा या गंडमाला रोग कहते हैं। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हाथी-मोटो रोग, मिक्सिडीमा रोग, जड़ मानवता रोग, घेंघा। तो इसमें देखेंगे कौन सा रोग हो जाता है बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जड़ मानवता रोग हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जड़ मानवता रोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, जड़ मानवता रोग। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लें पहले। बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जड़ मानवता नामक रोग हो जाता है। इस रोग में उपापचय की गति कम हो जाती है, जिससे बच्चों की शारीरिक व मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चे बौने रह जाते हैं। वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है, जिसमें रक्तचाप व हृदय गति में कमी आ जाती है तथा मनुष्य थकान का अनुभव करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो हार्मोन है टीएसएच। टीएसएच हार्मोन है यहाँ पे। थायरॉक्सिन हार्मोन एक अमीनो एसिड है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन के स्राव को टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अथवा थायरोट्रोपिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है। तो देख सकते हैं गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए संश्लेषित ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे पिटोसिन, सिटोसिनॉन अथवा जेनेटिक ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है। किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को ही कहा जाता है। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे देखेंगे, ऑक्सीटोसिन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है। बच्चों के जन्म के समय तथा स्तनपान करवाते समय यह हार्मोन स्त्रियों में स्रावित होता है। इस हार्मोन के 2 लक्षित ऊतक होते हैं, स्त्रियों का गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। तो देख सकते हैं मधुमेह डायबिटीज रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है।
इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका स्राव अग्नाशय पैनक्रियाज में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। मधुमेह से प्रभावित व्यक्ति के शरीर का निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन अधिक होता है, इसलिए उसे प्यास अधिक लगती है। निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त होता है? तो देखते हैं आप। निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? तो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन मानव के अग्नाशय में निर्मित होता है, परंतु प्राकृतिक रूप से इसे डहेलिया की जड़ों से भी प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा का भी नियमन करता है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? तो सही आंसर होगा सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो है वो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। सेक्रेटिन सेक्रेटिन नामक हार्मोन ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है, जो यकृत अथवा अग्नाशय के पाचक रसों के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है, यहाँ पे सही आंसर होगा हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जो महिलाओं के प्रजनन तंत्र तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय एवं योनि आदि के विकास एवं नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो रजोनिवृत्ति के पश्चात हार्मोन का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। स्त्रियों में मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया में प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रजोनिवृत्ति मेनोपॉज वह स्थिति है जब महिलाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनलिन जो है वो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो एड्रिनल हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन हार्मोन कहा जाता है। जब कोई तनावपूर्ण स्थिति स्ट्रेसफुल सिचुएशन उत्पन्न होती है तो एड्रिनल ग्रंथि से इस हार्मोन का स्राव होता है। यह हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता है तथा त्वरित निर्णय लेने हेतु शरीर की सहायता करता है। मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथियां एवं उनसे स्रावित हार्मोन। तो पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि से। तो मेलाटोनिन, तो इसको याद रखेंगे। पी से पीनियल से हो जाएगा, मतलब एक समझ लीजिए पानी मिला पीनियल से निकाल लीजिए पानी, और मेला से मिला पानी मिला पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन। नेक्स्ट लिखेंगे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से वैसोप्रोसिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटी ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन और पुटिल प्रेरक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो इसमें से सभी नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट होगा जैसे एडीएच हो गया ये पूछा जा सकता है, और वृद्धि हार्मोन हो गया ये पूछा जा सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीटोसिन जरूर पूछा जाता है। तो ये 2-3 है इंपॉर्टेंट जिसे आप याद रखेंगे जो पीयूष ग्रंथि से निकलती हैं, स्रावित होती हैं। अमाशय से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं गैस्ट्रिन और ग्रेलिन। तो गैस्ट्रिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिन पूछा जाता है। तो गैस्ट्रिन आमाशय से निकलता है। तो आमाशय ये का अर्थ हम लगाएंगे पेट से। तो पेट में गैस बनता है, तो आमाशय में जो गैस बनता है उसी से ध्यान रखेंगे गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन आमाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे अग्नाशय। तो अग्नाशय से ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोटोस्टिन। तो ये देखेंगे जो इंसुलिन है, इंसुलिन पूछा जाता है, ग्लूकागॉन पूछा जाता है, ये दोनों। और अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड ये भी पूछा जाता है। तो अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड से अग्नाशय से तुरंत आप पकड़ लेंगे, लेकिन जो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है ये दोनों ध्यान रखेंगे अग्नाशय से ही स्रावित होते हैं। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, एल्डोस्टेरोन और नार एड्रिनेलिन ये सब एड्रिनल ग्रंथि से निकलती हैं, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से निकलती हैं। और नार एपिनेफ्रिन और कार्टिसोल भी इसी से स्रावित होती हैं। वृषण केवल पुरुषों में। तो यहाँ से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है वृषण से। अंडाशय। अंडाशय केवल महिलाओं में। तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन ये दोनों स्रावित होते हैं अंडाशय से। वृक्क या किडनी। तो कैल्सिट्रॉल, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन ये वृक्क या किडनी से स्रावित होते हैं, कैल्सिटोरल और रेनिन। तो रेनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेनिन को याद रखेंगे। आते हैं यकृत पे। तो यकृत से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो जो इंसुलिन है वह यकृत से आईजीएफ निकलता है, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन और थाइमोपाइटिन। थायराइड या अवटु ग्रंथि, टेट्राआइडो थायरोनिन या थायरॉक्सिन ये सभी जो हैं वो थायराइड ग्रंथि से
स्रावित होते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। तो थायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन स्रावित होता है। पैराथायराइड ग्रंथियों से पैराथार्मोन या पीटीएच स्रावित होता है। अब आते हैं मानव तंत्रिका तंत्र पर। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य करता है? तो इसमें ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना, हृदय गति का नियंत्रण या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं, मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क जैसे संवेदी अंगों से मिलकर बना होता है। यह तंत्र सोचने समझने, किसी वस्तु या घटना को याद रखने, बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने, हृदय की गति को नियंत्रित करने, शरीर के संतुलन को बनाए रखने तथा ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन मानव तंत्रिका तंत्र की मूल रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अतः जटिल कोशिका है। तंत्रिका कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: संवेदी, सेंसरी, मध्यस्थ, इंटर तथा चालक मोटर। तंत्रिका कोशिकाएं मानव मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का गलत समूह है। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम ऐच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण क्षमता का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क मुद्रा समन्वय व संतुलन। मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन पाचन निगरण हृदय गति का नियंत्रण। हाइपोथैलेमस दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना। इसमें पूछा है कौन गलत समूह है, तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे गलत समूह हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस जो है वो दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना का उल्लेख नहीं करता है, बल्कि हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डाइएनसीफेलॉन भाग का एक अंग है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर रखता है। इसके अतिरिक्त यह पीयूष ग्रंथि से जुड़े रहकर लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का भाग है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उपर्युक्त में से सभी। तो राइट आंसर जो होगा उपर्युक्त में से सभी। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर में देखेंगे, मानव शरीर में संपूर्ण तंत्रिका 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसमें कपाली तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं आती हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसमें अनुकंपी व परानुकंपी तंत्रिका तंत्र आते हैं। मानव मस्तिष्क में शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए? भूख प्यास का अनुभव के लिए, गंध दुर्गंध का अनुभव, तापमान नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क शरीर का केंद्रीय सूचना एवं तंत्रिका अंग है। यह मुख्यतः अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है। ये सभी भाग भिन्न भिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे भूख प्यास, गंध दुर्गंध व पीड़ा का अनुभव, शरीर के तापमान का नियंत्रण, संवेदी सूचनाओं, ठंडा गर्म स्पर्श का प्रसंस्करण, ऐच्छिक क्रियाओं का समन्वय, स्मृति संग्रहण एवं सूचना पुनः प्राप्ति आदि ये सभी मस्तिष्क की क्रियाएं हैं। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो सही आंसर होगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मानव शरीर में मेरुरज्जु से 31 जोड़ी कुल 62 तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये तंत्रिकाएं मेरुरज्जु को परिधीय अंगों, हाथ पैर की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, ज्ञानेंद्रियों आदि से जोड़ती हैं। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। तो शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र मेरुरज्जु होता है। तो बाह्य नियंत्रण ध्यान देंगे, बाह्य नियंत्रण की किसी क्रिया के विपरीत मानव शरीर द्वारा की गई त्वरित प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, जो उद्दीपनों को ग्रहण कर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी अंग मेरुरज्जु एवं चालक तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। मानव परिसंचरण तंत्र, नेक्स्ट चैप्टर। किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो सही आंसर है विलियम हार्वे ने खोज किया था। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लाल रक्त कोशिका आरबीसीज की तथा गैब्रियल एंड्रोल व विलियम एडिसन ने श्वेत रक्त कोशिकाओं डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने मनुष्यों में विभिन्न रक्त समूहों की खोज की थी। मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन है। तो यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र होता है। यह रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा लसिका परिसंचरण तंत्र में विभाजित है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है। तो यह पोषक तत्वों, ऑक्सीजन व हार्मोन्स का परिवहन करता है।
तो जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यह पूरी तरह से गलत है। तो मानव परिसंचरण तंत्र एक पूर्ण विकसित तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि मानव शरीर में रुधिर बंद नलिकाओं में प्रवाहित होती है। खुला परिसंचरण तंत्र मुख्यतः तिलचट्टा, मकड़ी, झींगा आदि में पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में सामान्यतः 72 बार धड़कता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। हृदय एक पेशी व शंक्वाकार संरचना होती है, जो परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग अंग होता है। एक संकुचन तथा एक अनुशीतलन, एक सिस्टोल तथा एक डायस्टोल को संयुक्त रूप से एक धड़कन कहा जाता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच के समय में आराम करता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त एक गाढ़ा चिपचिपा एवं लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होगा, मानव रक्त में लगभग 55% भाग प्लाज्मा पाया जाता है तथा 45% रक्त कणिकाओं का होता है। प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक यौगिक होता है। तो यहाँ देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्लाज्मा में कितने परसेंट जल की मात्रा पाई जाती है, तो 90% जल और 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। रक्त कणिकाओं के अंतर्गत प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं तथा श्वेत रक्त कणिकाएं WBC शामिल होती हैं। तो ध्यान देंगे, रक्त कणिकाओं में प्लेटलेट्स शामिल होता है, लाल रक्त कणिकाएं शामिल होती हैं तथा श्वेत रक्त कणिकाएं, ये तीनों शामिल होती हैं रक्त कणिकाओं के अंतर्गत। किसी देखेंगे, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन। राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। तो रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हीम नामक पदार्थ से निर्मित होता है, जो रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। लाल रक्त कोशिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती है। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का सामान्यतः रक्तदाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष 120/80 मिलीमीटर एचजी पारा होता है। यहाँ मिलीमीटर एचजी से तात्पर्य है मिलीमीटर पारे। मानव का रक्तदाब धरातल पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव का जो रक्तदाब होता है, वो धरातल पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं? तो ए बी रक्त समूह के जो व्यक्ति होते हैं, वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में 4 रक्त समूहों की खोज की थी, ए बी, ए बी तथा ओ। इनमें रक्त समूह ए बी सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है तथा रक्त समूह ओ सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर की प्रतिरक्षा, रक्त का शुद्धिकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शरीर की प्रतिरक्षा श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है, यानी कि WBC का मुख्य कार्य शरीर की प्रतिरक्षा करना होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC ल्यूकोसाइट्स शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं। ये शरीर में उपस्थित जीवाणुओं, विषाणुओं तथा कवकों का भक्षण करती हैं। यदि शरीर में अल्प विकसित तथा क्षतिग्रस्त WBC का उत्पादन बढ़ जाता है, तो यह स्थिति ल्यूकीमिया, रक्त कैंसर कहलाती है। RBC प्लेटलेट्स तथा अधिकांश WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां हैं, तो कौन सी हैं? धमनियां। जो धमनियां होती हैं, वो फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रक्त हृदय से धमनियों के द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसके विपरीत विभिन्न अंगों से प्राप्त अशुद्ध रक्त CO2 युक्त शिराओं के द्वारा हृदय तक पहुंचाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखिए यहाँ पे, विभिन्न अंगों से प्राप्त अशुद्ध रक्त जो CO2 युक्त होता है, जिस रक्त में CO2 सम्मिलित होता है, वह शिराओं वेन्स के द्वारा हृदय तक पहुंचाया जाता है। पल्मोनरी महाधमनी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो देखेंगे यहाँ पे, जो पल्मोनरी महाधमनी है, एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है।
तथा पल्मोनरी सिरा जो है एकमात्र सिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। प्रतिजन, एंटीजन वह पदार्थ है जो, तो कौन सा पदार्थ होता है एंटीजन? तो वह पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। इसका सही आंसर होगा डी। तो आइए देखते हैं, जो प्रतिजन होता है एंटीजन, वे पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षियों एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। प्रतिजन सामान्यतः प्रोटीन होते हैं। ध्यान देंगे, जो प्रतिजन एंटीजन होते हैं वो सामान्यतः प्रोटीन होते हैं, परंतु ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट अथवा न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं। प्रतिरक्षियों को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ये वाई आकार के प्रोटीन अणु होते हैं जो प्रतिजनों से शरीर की रक्षा करते हैं। रक्त समूह एबी में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी हैं। तो क्या है देखते हैं, तो यह कोई प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। जो रक्त समूह ए बी होता है, ए बी में उपस्थित प्रतिरक्षी हैं, प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी बी, प्रतिरक्षी ए बी, कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो रक्त समूह ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, जबकि ए तथा बी प्रतिजन जबकि ए तथा बी प्रतिजन पाए जाते हैं। इसलिए रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। इसके विपरीत रक्त समूह ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, परंतु ए तथा बी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। इसलिए सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। माता पिता, यहाँ देख सकते हैं, माता पिता के रुधिर वर्गों के आधार पर संतानों के रुधिर वर्ग की संभावना इस साइड में दिया गया है। माता पिता के रुधिर वर्ग और यहाँ पे संतानों के रुधिर वर्ग, यानी कि कौन कौन माता पिता में कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे जो उनके संतानों में संभव होंगे और क्या असंभव होंगे। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, माता पिता के रुधिर वर्ग में यहाँ पे देख सकते हैं, माता पिता में यानी कि माता में ओ और पिता में ओ, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर ओ ब्लड ग्रुप का है, तो जो उनकी संतानों में संभव ब्लड ग्रुप आएगा वो ओ ही आएगा। ए बी और ए बी ये कभी नहीं आएगा, असंभव है। अगर माता पिता में ओ ए की जो ब्लड ग्रुप है ओ ए है, तो उसके संतान में जो संभव होगा ओ और ए ही होगा, बी और ए बी नहीं होगा, असंभव है। ओ ए के अलावा अगर ए होगा तो भी उसमें ओ ए बनेगा, बी और ए बी नहीं बनेगा, ये असंभव है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है ओ बी और बी बी। अगर ये दोनों ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं माता पिता में, तो उससे जो संभव बनेगा संतानों में ओ और बी ब्लड ग्रुप बनेगा। ए और ए बी असंभव होगा, ए और ए बी नहीं बनेगा। अगर ए बी है, ए इंटू बी है, मतलब माता पिता में ए बी का ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, ए और बी का, तो वहाँ पे जो पॉसिबल ग्रुप बनेगा ओ ए बी और ए बी बनेगा। और ओ और ए बी पाया जाता है अगर, तो उससे जो संभव होगा ए बी ब्लड ग्रुप संभव होगा, ओ और ए बी नहीं होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, ए और ए बी जो है, बी और ए बी अगर पाया जाता है, ए बी और ए बी पाया जाता है माता पिता में, तो ए बी और ए बी ये 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप पॉसिबल होंगे, जबकि ओ इसमें पॉसिबल नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे पूरे में देखिए ओ कहीं नहीं दिख रहा है, तो वो कहीं नहीं दिख रहा है, तो वो संतान में भी नहीं दिखेगा, तो वो असंभव रहेगा। ए बी और ए बी ये 3 ब्लड ग्रुप संभव होंगे। पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र, यहाँ से देखते हैं, पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन है। तो ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण रूप में होता है। पाचन ग्रहण किए गए भोजन पदार्थ को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां शामिल हो जाती हैं। और चौथा है, भोजन का अधिकांश पाचन एवं पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा असत्य कथन है, तो पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित जो असत्य कथन होगा, ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण होते हैं, यह कथन गलत है। तो देख सकते हैं, क्योंकि ग्रहण किया गया जो भोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के बड़े एवं जटिल अणुओं के रूप में होता है, जिसे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज, वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के छोटे एवं सरल अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह है। ट्रिप्सिनोजेन, पित्ताशय। अब देखेंगे यहाँ पे टाइलिन जो है, टाइलिन लार ग्रंथियों में पाया जाता है, पेप्सिन आमाशय में, माल्टोज बड़ी आंत में, जबकि ट्रिप्सिनोजेन है वो पित्ताशय में दिया है, तो इसका ये गलत समूह है। तो देख सकते हैं, जो ट्रिप्सिनोजेन होता है वो अग्नाशय में पाया जाता है, स्रावित होता है, न कि पित्ताशय में। तो ट्रिप्सिनोजेन नामक एंजाइम अग्नाशय पैनक्रियाज में स्रावित होता है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, एंजाइम पूछा जाता है क्या होते हैं, ऑप्शन में दे देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं।
जो जैव उत्प्रेरक बायोकैटालिस्ट के रूप में जैव रासायनिक जो होता है जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं अथवा उनकी गति बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज जो एंजाइम है यह ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। जाइमेज देखेंगे, जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज शर्करा के एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में किण्वन को प्रेरित करता है। तो इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन होगा C6H12O6 जो ग्लूकोज का होता है, ये फार्मूला भी ध्यान रखेंगे। और यह जाइमेज से इसका जो क्रिया कराया जाता है, किण्वन कराया जाता है, ये इथेनॉल में परिवर्तित होकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनता है 2C2H5OH बन जाता है जिसे इथेनॉल बोला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दो पार्ट में विभक्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? तो जो गैस्ट्रिन होता है वो पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो हमने बताया जो गैस्ट्रिन होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, पीछे आपने देख लिया। तो गैस्ट्रिन जो है ये स्रावित होता है आमाशय से। कहाँ से? आमाशय से। तो आपको पीछे हमने बता दिया था आमाशय में गैस बनता है, यानी कि आमाशय मतलब पेट, पेट में गैस बनता है। तो गैस से याद रखेंगे गैस्ट्रिन का स्रावन कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन होता है जो आमाशय तथा ग्रहणी से स्रावित होता है। शेष सभी विकल्प एंजाइम हैं। ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है तथा प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ता है। एमाइलेज लार ग्रंथि तथा अग्नाशय से स्रावित होता है तथा मंड स्टार्क को शर्करा में तोड़ता है। लाइपेज अग्नाशय से स्रावित होता है तथा खाद्य वसाओं अर्थात लिपिड्स को वसी अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड को ग्लिसराइड्स में तोड़ता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। तो यकृत देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम तक, आकार में लगभग 16 सेंटीमीटर तक होता है। यकृत एक पाचक ग्रंथि है जिसमें पित्त रस बाइल जूस का निर्माण होता है। यकृत ये पूछा जाता है कि बाइल जूस का निर्माण किसमें होता है, तो आप ध्यान रखेंगे बाइल जूस का निर्माण किसमें होता है? यकृत में होता है। यकृत ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है जो भविष्य के उपयोग के लिए यकृत तथा पेशियों में संचित हो जाता है। पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? तो पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त रस पीले हरे अथवा पीले भूरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है परंतु संचय पित्ताशय गाल ब्लैडर में होता है। जब पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या होती है। निम्नलिखित पदार्थ एवं उनके वर्ग का सही सुमेल नहीं है। तो पेप्सिन देखेंगे, पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट, कैरोटीन विटामिन, केरेटिन प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें पूछा रहा है कौन सा पदार्थ उनके वर्ग का सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो आमाशय में निर्मित होता है। पेप्सिन प्रोटीन को अपेक्षाकृत छोटे पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्लों में तोड़कर उसका पाचन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, पेप्सिन एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही सुमेलित नहीं है। तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो अभी हमने पीछे पढ़ लिया कि अग्नाशय में उपस्थित होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में स्थित होती हैं। इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा तथा एप्सिलॉन नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन एवं एमाइलिन का स्राव करती हैं। तो देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन एवं एमाइलिन का स्राव करती हैं। इंसुलिन के अतिरिक्त अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है और मानव की प्रजनन एवं दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है। मीठे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिकाएं मनुष्य की जीभ में कहाँ उपस्थित होती हैं? तो अग्रभाग पर उपस्थित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब अग्रभाग पर। तो मनुष्य की जीभ देखेंगे, मनुष्य की जीभ के अग्रभाग पर मीठे, पार्श्व भाग पर नमकीन एवं खट्टे तथा पश्च भाग पर कड़वे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान देंगे, मनुष्य जीभ के अग्रभाग पर मीठे और पार्श्व भाग पर नमकीन एवं खट्टे तथा पश्च भाग पर कड़वे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। उत्सर्जन से संबंधित असत्य कथन है। तो उत्सर्जन से संबंधित देखेंगे, यह शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक क्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ हैं। मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करता है और उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को अमोनोटेलिक, यूरियो
टेलिक तथा यूरियोटेलिक वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे असत्य होगा। मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, ये गलत कथन है। तो जबकि शेष कथन सत्य है। तो मनुष्य सहित सभी स्तनधारी तथा अधिकांश उभयचर भी मेढक व कछुए नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं, मछलियों, केकड़ा, प्रोटोजोआ को अमोनोटेलिक तथा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं, पक्षी, सरीसृप, कीट आदि को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। इसमें जो कथन सी है वह असत्य है। वृक्क असमरी देखेंगे, जो पथरी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मानव वृक्क में बनने वाली जो पथरी होती है, किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है, वो मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जिलेट को क्रिस्टलों का एकत्रण है, जिससे मूत्र के निष्कासन में रुकावट होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा होती है लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मात्रा होती है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र हल्का पीला, पारदर्शी, गंधयुक्त तथा अम्लीय व जली द्रव है, जिसका औसत पीएच मान 6.0 होता है। मूत्र में मुख्यतः जल 90%, यूरिया 2%, प्रोटीन, वसा, शर्करा व अन्य कोलाइड्स जो होते हैं 1.3%, यूरिक अम्ल 0.03%। ध्यान देंगे, यह कार्बन डाइऑक्साइड जितना ही मात्रा इसकी भी होती है यूरिक एसिड के, तो 0.03%, कैल्शियम 0.015% आदि उपस्थित होते हैं। मनुष्य शरीर में देखेंगे, मनुष्य शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मनुष्य शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपोहन अथवा डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। यह रक्त में उपस्थित फास्फेट व नाइट्रोजन यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल को अलग करता है तथा रक्त के पराशरणी दाब को नियमित करता है। जब कभी वृक्क रक्त को शुद्ध नहीं कर पाता है तो कृत्रिम अपोहक का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल के निरावसन देखेंगे, अल्कोहल के निरावसन के लिए उत्तरदायी अंग है, तो इसका सही आंसर होगा यकृत। यकृत एक महत्वपूर्ण कार्य निरावसन है। यह रक्त में उपस्थित अमोनिया उपापचयी अपशिष्टों, औषधियों, एल्कोहल तथा रसायनों को अलग कर देता है ताकि वे शरीर के बाहर उत्सर्जित किए जा सकें। अंग तथा उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह है, तो उसका राइट आंसर होगा यकृत। वृक्क जो है यूरिया एवं जल का उत्सर्जन करता है। फेफड़े जो है कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प का उत्सर्जन। यकृत जो है सीबम व अमीनो अम्ल का उत्सर्जन। श्वेत ग्रंथियां लवण व लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह कौन है, तो सी यहाँ पे गलत समूह होगा। तो शरीर के उत्सर्जन तंत्र में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यकृत कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन नामक पित्त वर्णकों का उत्सर्जन करता है। ये पदार्थ पित्त एवं आंतों से होते हुए मल के साथ बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। मानव श्वसन तंत्र, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया होती है। देखेंगे, श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके पोषक पदार्थों का विघटन किया जाता है। यह प्रक्रिया भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल का निर्माण होता है तथा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। तो इसका फुल फॉर्म एटीपी का पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। निम्न में से अनाक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। तो अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो सही है। अनाक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। देखेंगे तीसरा, अनाक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन यीस्ट एवं परजीवियों में होता है। और चौथा है, अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी अणुओं का, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा गलत कथन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह कथन गलत है। कथन ए, बी तथा डी सत्य है, परंतु सी कथन असत्य है। अनाक्सी श्वसन ईस्ट अवयवी जीवाणुओं, आंतों में पाए जाने वाले परजीवियों, जलीय पादपों की जड़ों आदि में होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में होता है।
नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? तो 30 से 40 बार पर मिनट होती है। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर 30 से 60 बार पर मिनट होती है, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ इस दर में कमी आती है। यह सामान्य वयस्क मनुष्य के श्वसन दर 12 से 16 बार पर मिनट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 30 से 60 बार पर मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी टू एडीपी। ऑप्शन नंबर बी, श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा संचय होता है, जबकि अपघटन के रूप में एटीपी के अणु एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट पीआई में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा मानव शरीर की कोशिकीय एवं उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग की जाती है। श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है निःश्वसन इंस्पिरेशन, वातावरण की वायु श्वसन मार्ग से फेफड़ों में पहुंचना। ग्रहण की गई इस वायु में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है। उच्छ्वसन एक्सपीरेशन, शरीर से CO2 युक्त वायु का वातावरण में मुक्त होना। शरीर से निष्कासित इस वायु में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 17% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। स्पष्ट है कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? शरीर की पाचन क्रिया, यकृत की क्षमता, किडनी की कार्यशीलता, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देता है। परिणामतः शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है और मनुष्य की सांस फूलने लगती है। रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अंतःश्वसन। अंतःश्वसन इसका सही आंसर होगा। तो वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाई जाती है तथा ऊतकों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भेजी जाती है। यह गैसीय विनिमय अंतःश्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन अथवा कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर होगा निःश्वसन। निःश्वसन जो है कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, जबकि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन ये सभी सम्मिलित होते हैं। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। इन तीनों चरणों से कुल 38 एटीपी, 8 एटीपी प्लस 6 एटीपी प्लस 24 एटीपी अणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। निःश्वसन की क्रिया बाह्य श्वसन से संबंधित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निःश्वसन तथा उच्च श्वसन के समय पर्शियों, यहाँ देखेंगे पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन है। तो निःश्वसन के समय जो पसलियां होती हैं ऊपर एवं बाहर की ओर खींची हुई होती हैं, और दूसरा है पसलियां स्थिर रहती हैं। तीसरा है उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती हैं। और इसमें जो चौथा है पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता एवं घटता है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा पसलियां स्थिर रहती हैं, यह कथन गलत है। इसमें पूछा है निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर तथा बाहर की ओर खींची जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। इसके विपरीत उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती हैं। परिणामतः वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों की वायु शरीर के बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा है जो असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका असत्य कथन होगा। श्वसन संबंधी प्रमुख रोग एवं उपचार देखेंगे।